हिजबुल्लाह का इजराइल पर आज फिर घातक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को भी बनाया है निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में भारी तबाही का किया गया है दावा। कल एक साथ 320 रॉकेट दागे गए थे। इजराइल की सरजमीन पर हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा हमला था और एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को बनाया है निशाना। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल का ड्रोन स्ट्राइक नाकाम करने का दावा भी इस बीच सामने आया। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक नाकाम कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। और अगली बड़ी खबर, इजरायली गिलिलोट एयरबेस पर भीषण अटैक की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले में एयरबेस को खासा नुकसान पहुंचा है। इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट को बनाया गया है इस हमले में हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना। ये देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों के निशाने पर रही। हिजबुल्लाह के हमले में एयरबेस को खासा नुकसान पहुंचा है। ताजा हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली गिलिलोट एयरबेस पर यह भीषण अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया अंजाम। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजरायली नेवी पर हिजबुल्लाह का जोरदार हमला हुआ है। आईडीएफ की पेट्रोलिंग बोट पर रॉकेट अटैक की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, हिजबुल्लाह के पिन पॉइंट अटैक में बोट तबाह हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। तो इजरायली नेवी पर हिजबुल्लाह के हमले की एक और तस्वीर इस बीच सामने आई है, जहां पर पिन पॉइंट अटैक कर हिजबुल्लाह की ओर से इस बोट को तबाह कर दिया गया। और इजरायली नेवी की पेट्रोलिंग बोट पर हमला हुआ है। इजरायल ने बोट पर सवार एक नौसैनिक की मौत की पुष्टि की है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ताजा हमलों से जुड़ी लेबनान के विध्वंसक हमले की तस्वीर एक साथ एक तरफ आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ इजरायली पेट्रोलिंग बोट को देखिए कैसे कर दिया गया है तबाह। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अटैक कितना बड़ा था। इजरायल ने बोट पर सवार एक नौसैनिक की मौत की पुष्टि कर दी। तो एक तरफ हिजबुल्लाह इजरायल पर बारूद बरसा रहा है, दूसरी ओर इजरायल भी भीषण पलटवार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बेहद विध्वंसक युद्ध चल रहा है। दोनों में से कोई भी इस दौरान पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है, बल्कि युद्ध के और भी विनाशक होने के संकेत इस दौरान मिल रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में वो हालात न पैदा हो जाएं जिससे दुनिया डर रही है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए.के. सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एयर कोमोडोर एस.पी. सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल यूएस राठौर भी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार हर खबर से हमें करा रहे हैं वाकिफ। सुमित, ये लेबनान फ्रंट पर क्या होता नजर आ रहा है? हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जो हैं वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इजराइल के लिए ये कितना बड़ा खतरा है और इस वक्त इन हमलों से बचने की कैसी हैं तैयारियां? देखिए, अब इजराइल को सबसे ज्यादा अगर कोई घात पहुंचाएगा, सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचाएगा वो हिजबुल्लाह ही होगा। ईरान सीधे तौर पर इस जंग में नहीं आना चाहता। ईरान जानता है कि अगर वो ऐसे समय में अभी इस जंग में कूद पड़ा तो ना सिर्फ उसके न्यूक्लियर जो प्लान्स उसके चल रहे हैं, इसके अलावा जो उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस हटने के बाद वो रिवाइव कर रहा है अपने आप को, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ईरान इसको साइडलाइन करके अपने प्रॉक्सी को यानी हिजबुल्लाह को आगे कर रहा है। हजारों लाखों की संख्या में मिसाइल उन्होंने जमा कर रखे। मैं खुद जब साउथ लेबनान के इस इलाके में मौजूद था, मैं आपको बताऊं कि वहां पर
हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजीज देखकर, खासतौर पर उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में अपने आप को रिवाइव किया है, वो बहुत शॉकिंग है, बहुत सरप्राइजिंग। और अब इजराइल ये बात समझ रहा है, इजराइल ये समझ रहा है कि लगातार अगर वो हिजबुल्लाह को टारगेट भी करते रहे, लेकिन जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का जखीरा उसने अपने पास रख रखा है, वो निश्चित तौर पर बड़ा घातक होगा। कल हमने देखा कि कैसे इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसने प्रिवेंटिव स्ट्राइक की। प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करने के बावजूद 40 इलाकों के अंदर 40 ठिकानों पे, जिसमें 6000 आप कह सकते हैं मिसाइल उन्होंने इकट्ठा कर रखी थी हिजबुल्लाह ने, और ये लॉन्चर्स को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी 320 से ज्यादा मिसाइल दागी गई इजराइल के अलग अलग इलाकों में, जिसमें अपर गैली का इलाका था, गोलान हाइट्स का इलाका था, नहरिया पोर्ट बीच का इलाका था। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज इजराइल के लिए शॉकिंग है, और इजराइल समझ रहा है कि अब उसको सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस, सबसे ज्यादा अपना जो नुकसान है वो नॉर्दर्न इजराइल के पार्ट्स में भी झेलना पड़ेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल दहल उठा है। पश्चिमी गैलिली में मिसाइल ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को हालांकि नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के हमले नाकाम करने का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मिसाइल और सुइसाइड ड्रोन अटैक नाकाम करने का इजराइल ने किया है दावा। नॉर्थ इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह के हमले ज्यादा हो रहे हैं। कल भी हमने देखा था जब 300 से ज्यादा ड्रोन्स हमले हुए थे, उस वक्त भी नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों को हिजबुल्लाह ने बनाया था निशाना। ये देखिए किस तरह से नॉर्थ इजराइल के कुछ और इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाने की कोशिश की है, टारगेटेड अटैक की कोशिश की है, और कई ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया गया है इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर घातक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड तबाह करने का दावा किया जा रहा है। 40 से ज्यादा लॉन्च पैड ऐसे हैं जिन्हें तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तो किस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है, इसकी खबरें लगातार सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड इस बीच आईडीएफ की तरफ से तबाह करने का दावा, जिसमें बताया जा रहा है 40 से ज्यादा ऐसे लॉन्च पैड हैं जिन्हें खत्म कर दिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के 450 से ज्यादा रॉकेट अटैक का बदला लेने के लिए इजराइल ने आखिर क्या प्लान बनाया, इजराइल की क्या योजना है, कैसे काउंटर अटैक की बड़े पैमाने पर इजराइल में हो रही है तैयारी। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस वक्त लेबनान के पास तैनात किए गए। 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह की साइट्स इजरायली हमले में तबाह की जा चुकी है। हिजबुल्लाह के कई हमले नाकाम करने का इजरायली डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रखने का इरादा है, यह इजराइल ने साफ किया है। लेबनान के कुछ और बड़े कमांडर्स निशाने पर हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स बीते दिनों ढेर भी किए गए हैं। ये इजराइल के इरादे। तो एक एक अपडेट आपके सामने तो हम रख रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद है। एक से बात सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस रीजन में जिस तरीके के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण है कि नेतन्याहू की तरफ से ये बात कही जाती है कि ये अंतिम लड़ाई नहीं है, हिजबुल्लाह को हम खत्म भी कर देते हैं तो इसे अंतिम लड़ाई नहीं माना जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं प्रॉक्सी से डील करना, अपने उन बंधकों को छुड़ाना, जिस कंडीशन को मैं स्टेलमेट के तौर पर देख रही हूं, जैसे लग रहा है उस पैमाने पर बातचीत हो ही नहीं रही है फिलहाल। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है कि एक प्रकार आयतुल्ला अल खवानी जो कि सुप्रीम लीडर हैं कि जो इस्माइल हानिया को मारा गया था उसका बदला लिया जाए। और ये सच्चाई है कि ईरान अब समझता है कि वो डायरेक्ट अगर इस लड़ाई में आता है तो अमेरिका आएगा और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो जाएंगी। यूएसएस ईस्टर्न और यूएसएस रूजवेल्ट पहले ही रेड सी में, तो अब कर क्या सकता है, वो यही कर रहा है कि वो अपने जो प्रॉक्सी हैं, स्पेशली हिजबुल्लाह, अगर आप हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी देखें हमास से 10 गुना ज़्यादा है। उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, उसके पास एक आर्मर्ड ब्रिगेड है, लैंड रूट मिलता है, और तीसरा सबसे है उसके पास कम से कम 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं। तो वो अब हमला कर रहा है, मगर यह सच्चाई है कि उसके अंदर एक कमी है, एयर पार जो है वो एक प्रकार इजराइल के पास है, एयर सुपेरिटी है, इजराइल पलटवार कर रहा है। सच्चाई है कि कल उसने प्रीएम्प्ट किया इजराइल ने कि इससे पहले कि
आप हिजबुल्लाह अटैक कर सके, उसने प्रीएम्प्ट करके उसको बर्बाद किया, उसके कुछ एक, मगर फिर भी जो अब हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है, मुझे लगता है काफी नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। ये अब क्या होगा, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो सबने सोचा था कि हिजबुल्लाह जब लड़ाई के अंदर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जब फवाद शकूर जो उनका मिलिट्री कमांडर मारा गया था, तो कहीं ना कहीं हसन जो नसरवाल है उसने भी ये कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। मुझे लगता है कि ये बदला ऐसे ही है, बिल्कुल, और बदला लिया जा रहा है, बदला बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर यह युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की पोजीशन पर आईडीएफ की बमबारी हुई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर दी गई बारूदी वर्षा, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया है इजराइल ने। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर ताजा हमलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं इजराइल ने ताजा हमलों में। और इस बीच आपको बता दें, लेबनान पर भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी वर्षा को लेकर अपडेट हमें मिल रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट पर भी अटैक किया है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को बड़े स्तर पर नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। तो ये देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां लेबनान पर आईडीएफ के एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आई। हिजबुल्लाह के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बारूदी वर्षा की। और देखिए, लेबनान पर हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है, हिजबुल्लाह पर हमले से कहानी का अंत नहीं होगा। हिजबुल्लाह के घर में एयर स्ट्राइक से तबाही, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। जल्द हिजबुल्लाह का अंत होगा, यानी हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये हसन नसरल्लाह को बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजराइल ने धमकाया है हिजबुल्लाह को। अब आपको बताते हैं कि इजराइल कैसे हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की कसम के तहत तबाही ला रहा है और नेतन्याहू ने क्या प्रण लिया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख दे। बता दें आपको, लेबनान के अंदर 40 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई है। 100 लड़ाकू विमान से हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला बोला गया है। डिटेल्स जो सामने आ रही है वो एक एक कर आपके सामने हम रख रहे हैं। 7 घंटे में लेबनान के अंदर भीषण तबाही मचाई गई है। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन डिपो पर भी इस बीच हमला किया गया है। जल्द हिजबुल्लाह का काम तमाम होगा, ये भी नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। 7 घंटे में लेबनान के अंदर भीषण तबाही मचाई गई। रॉकेट और ड्रोन डिपो पर भी हमला बोला गया और इसके अलावा सीधी चेतावनी कि जल्द हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, उसका काम तमाम किया जाएगा। हिजबुल्लाह के अंत के साथ कहानी खत्म नहीं होगी। इजराइल के सभी दुश्मनों के खात्मे के साथ जंग खत्म होगी, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सिंह साहब, धमकियां तो दी जा रही हैं और इन धमकियों में एक तरह की पोस्टरिंग भी नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि जंग निश्चित तौर पर भड़कती नजर आ रही है। इसका अंजाम क्या होगा? अभी तो हमास से मुकाबला ही इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है और हमास से कई गुना बड़ी ताकत हिजबुल्लाह अब डायरेक्ट वॉर में इजराइल के साथ नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी अजीब सी लड़ाई है। दोनों जो है अपनी अपनी ताकत को अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की ताकत है, उसके नंबर और रॉकेट्स उनके पास हैं जो लॉन्च करते हैं, और ड्रोन्स हैं, वो इसी को यूज़ करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और उसका काउंटर जो है इजराइल के पास है, जो सिस्टम है ड्रोन एंटी सिस्टम, उसको यूज़ कर रहे हैं। अब जो उनकी शील्ड है वो मैक्सिमम कुछ रॉकेट तक होल्ड कर सकते हैं एट ए टाइम। जैसे उनके पूरे जो आयरन डोम सिस्टम है, नॉर्थ एरिया में कम से कम 300 रॉकेट 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो 6 रॉकेट ड्रोन सिस्टम उनके लगे हैं। अब उसमें अगर ज़्यादा रॉकेट से अटैक किया जाता है, जो हिजबुल्लाह कर रहा है, वो 300 से अधिक रॉकेट अटैक कर रहा है, तो नुकसान तो होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एयर पावर है इजराइल की, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है हिजबुल्लाह को जो कर रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके एक दूसरे नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब देखने वाली ये होगी कि कौन ज़्यादा भारी पड़ता है, किसका नुकसान किस समय में कितना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोनों के पास लिमिटेड पावर्स हैं, एक साथ सारी पावर्स नहीं है। और ये जो है ये युद्ध चलता रहेगा, खिंचता रहेगा, क्योंकि ईरान पूरी अपनी सपोर्ट देगा हिजबुल्लाह को जो कर रहा है ऑलरेडी, ताकि पीछे प्रॉक्सी वॉर करे। जनरल साहब ने भी यही बात बोली थी और ये होता रहेगा। अब इजराइल के लिए मुश्किल क्या है
कि वो हमास के जो साउथ में इनके आयरन डोम सिस्टम है उनको वहां से निकाल के नॉर्थ में नहीं ला सकता है। हाँ। तो ये जो एक लिमिटेड डिफेंस उनके पास रहेगी इस एरिया में, और इसके कारण हिजबुल्लाह थोड़ा बहुत सक्सेस जरूर मिलेगा उसको। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और देखिए इस बीच लेबनान के ख्याम में इजराइल का अटैक हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इस बीच मारने का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह से अब भी हमले का खतरा है। आईडीएफ की ओर से कहा गया है हम हमले के खतरे को निपटा रहे हैं। और हिजबुल्लाह की मिसाइल साइट पर भी विध्वंसक हमला हुआ है। आईडीएफ ने लंबी दूरी की मिसाइल साइट नष्ट कर दी है। आईडीएफ ने कहा युद्ध ना बढ़े इसलिए बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। हमने केंद्रीय इजराइल को, सेंट्रल इजराइल को बचाया है हिजबुल्लाह के हमलों से, ये आईडीएफ का दावा है। और इस बीच आज सुबह दक्षिण लेबनान पर बड़े हमले को लेकर जानकारी मिल रही है। इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। साउथ लेबनान पर किस तरीके से आज सुबह हमला किया गया है इजराइल की ओर से, उसकी तस्वीरें देखिए। और एक और अहम खबर है, गोलान हाइट्स में 11 सैन्य पोस्ट पर अटैक हो गया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की पोस्ट को निशाना बनाया है, दागे हैं रॉकेट। किस तरह, ये देखिए तस्वीरें। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ की कई पोस्ट तबाह हो गई। पोस्ट पर तैनात कई जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही। यूस राठौर सर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे रीजन में जिस तरीके के हालात बने हैं वो आने वाले दिनों में सुधरेंगे, बेहतर होंगे, या फिर और ज्यादा विध्वंस हम इस इलाके में देखेंगे। इस बीच एक चैलेंज इजराइल के सामने ये भी है, अपने रेजिडेंशियल एरिया में हो रहे हमलों पर वो कैसे लगाम लगाए, क्योंकि हिजबुल्लाह अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। राठौर सर, देखिए यहाँ पर जो अभी सिचुएशन ये है कि इजराइल का क्षेत्रफल इतना कम है कि लेबनान से फायर किए रॉकेट मध्य इजराइल तक आ जाते हैं और हमास और यमन के रॉकेट्स बाकी साउथ से मध्य तक पहुंच जाते हैं। अब इजराइल ने प्रिवेंटिव एक्शन तो ले लिया है, इवैक्यूएशन भी करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल की स्ट्रेटजी भी काम करती हुई दिख रही है। हमास से पीस मील उसने डील कर लिया है। अभी आती है, अगर लेबनान में हिजबुल्लाह लैंड अटैक नहीं करता है तो रॉकेट्स से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए वो 40 लॉन्च साइट्स को बर्बाद करता है, ताकि दूर से अगर रॉकेट फायर किए जाएं इजराइल पर तो उतना ही रिएक्शन टाइम मिलेगा, उतना ही ट्रेजेक्ट्री को रीड करने का टाइम मिलेगा और इजराइल उससे बच जाएगा। एक आपने स्टेटमेंट आईडीएफ का दिखाया कि हिजबुल्लाह बहुत बड़ा खतरा है जी। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव चलना चाहता है, इजराइल चाहता है कि नैरेटिव चलता रहे। हमास बहुत बड़ा खतरा है, हिजबुल्लाह बहुत बड़ा खतरा है, ईरान बहुत बड़ा खतरा है, ताकि ये युद्ध चलता रहे। ठीक है राठौर साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से के दूसरे वॉर फ्रंट से एक बहुत अहम खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से सारातोव पर हमले के बाद रूस का बड़ा एक्शन, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला, रूस का 100 मिसाइल से अटैक, यूक्रेन की तरफ भेजे गए 100 यूएवी और मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, रूस की तरफ से बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया गया है यूक्रेन की धरती पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जिस तरह से यूक्रेन ने 9/11 की तर्ज पर रूस के सारातोव इलाके को बनाया था निशाना, यहां की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद रूस का ये बहुत बड़ा अटैक है। सुमित चौधरी जिन्होंने ये खबर अभी अभी ब्रेक की है हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है रूस के इस बड़े हमले को लेकर? देखिए बिल्कुल ये तो तय था कि यूक्रेन जिस तरीके से अटैक कर रहा था रिहायशी इलाकों में रूस निश्चित तौर पर बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने के लिए तैयार था। जैसे ही अटैक के कहा जा रहा है कि 6 बॉम्बर्स जो हैं, जो उनके टीयू बॉम्बर्स हैं, वो लगातार फ्लाई करते हुए देखे गए यूक्रेन के एयर स्पेस के अंदर। और उसके बाद ये रिपोर्ट लगातार यूक्रेन की तरफ से आ रही है कि 100 से ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, कई मिसाइल्स लगातार दागी गई और सबसे बड़ा टारगेट कीव के ही इलाके हैं। कीव में लगातार एनर्जी और जो उनकी पावर सप्लाई है ठप कर दी गई है। लगातार कई
जगह पर बड़े एक्सप्लोजिव्स के साउंड सुने गए हैं। तो निश्चित तौर पर रूस की तरफ से बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रूस ये मान के चल रहा था कि अगर उसके रिहायशी इलाकों में अगर उसकी सरजमी तक युद्ध की चिंगारी पहुंची तो फिर उसे अपने आखिरी कदम उठाने पड़ेंगे। और व्लादिमीर पुतिन ने यह बात साफ तौर पर कही थी कुर्स्क के बाद भी कि ये रेड लाइन थी जिसको क्रॉस कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर आप देखें कि रूस के ऑफेंसिव ऑपरेशन कीव को टारगेट करके ही किए जाएंगे। अब रूस पूरी कोशिश करेगा कि कीव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। बड़ी बात आप कह रहे हैं सरदाना सर, हमने इस युद्ध की शुरुआत में देखा था जेलेंस्की किस तरीके से हर मौके का फायदा उठाते हुए ये कह रहे थे कि रूस की तरफ से रेजिडेंशियल एरियाज को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जहां अस्पताल है, जहां स्कूल है, जहां लोगों के घर हैं। अब उसी तरीके की हिमाकत जब वो रूस में कर रहा है तो उसका पलटवार होगा, ये भी जेलेंस्की बेहतर जानते थे और उसी की ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए ये रेड लाइन दोनों देशों ने क्रॉस की है कि रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है, तो अब कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता है। और अब खुले हाथ से रशिया कीव को तबाह करके ही छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको कि अब कीव पर बड़े हमले होंगे। ये आशंका तो सिवाच साहब उस वक्त से जताई जा रही है जब आज से तकरीबन 14 महीने पहले क्रेमलिन को निशाना बनाया गया था। उसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को में तकरीबन 11 ड्रोन से अटैक अंजाम दिया जाता है। और अब जिस तरह से सारातोव को निशाना बनाया गया, एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है 9/11 जैसे हमले की तर्ज पर। क्या अब यूक्रेन बड़े हमले झेलने के लिए तैयार रहे, यह मैसेज दिया है रूस ने इन हमलों से? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अब बहुत ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 2 एक्शन हुए हैं यूक्रेन की तरफ से। एक तो उसने जो कुर्स्क के अंदर हमला करके 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीत लिया है और सीम रिवर से तीनों ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं रूस जो है काउंटर अटैक नहीं सफलता से कर पा रहा है। और दूसरा जो सरतोवा पे एक प्रकार हमला किया 9/11 की याद दिलाता है, 2300 किलोमीटर दूर जाके एक प्रकार से सिविलियन एरिया पे। तो कहीं ना कहीं रूस को क्या बता रहा है यूक्रेन कि अगर आप सिविलियन एरिया हमारों पे फायर कर सकते हो, कीव पे हमला कर सकते हो, तो हम भी आपके हर इलाके में जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज है नाटो कंट्रीज को और यूएस को कि अगर आप हमें हथियार दोगे तो हम पलटवार करेंगे रूस पे। तो ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से सरतोवा पे हुआ या कुर्स्क पे हुआ, मुझे लगता है ये पूरा गेम चेंज होगा। जो एक प्रकार वार फटीक था वो अलग पहलू था, अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई नया मोड़ लेगी। और ये आप क्या कीव के ऊपर हमला या खार्किव पे या उड़ीसा पे या आपका जापोरिजिया पे, इसके हमले से क्या इंपैक्ट पड़ेगा यूक्रेन पे? देखो वो हमले तो पहले भी हो रहे थे, इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। अब 3 वेपन जो बड़े इंपॉर्टेंट दिए हैं अमेरिका ने, F-16 अब दे दिए गए हैं, स्विच ब्लेड ड्रोन, हाईमार्स दे दिया गया है, और उसके बाद चैलेंजर, लेपर्ड और इब्राहिम M1 ये टैंक भी अब लड़ाई में आ गए। मुझे लगता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकेगी नहीं और यूक्रेन इतना कमजोर नहीं है जो रूस समझ रहा है, पलटवार करेगा और ये लड़ाई मुझे लगता है लंबी जाएगी। यूक्रेन कमजोर नहीं है, ये मैसेज कुर्स्क पर कब्जा कर देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई और माना जा रहा था कि बहुत जल्द बहुत बड़ा पलटवार रूस करेगा। सिंह सर, उसी की तस्वीरें अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रशिया जो है ये बहुत बड़ी यूक्रेन की एक हिमाकत कह लीजिए कि रशिया के इतनी अंदर जाके 2000 किलोमीटर अंदर जाके अटैक जो किया है, वो पुतिन की पूरी एक इमेज को, रशिया की पूरी इमेज जो है एक डोमिनेंट पावर को डेंट करती है। और ये पुतिन या रशिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक छोटा सा देश उनके इतने बड़े देश, इतनी बड़ी ताकत पर एक डेंट लगा दे। तो उसके लिए पलटवार करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त अटैक है जो होगा, जैसे अभी बताया गया कि 100 से ऊपर एक आध जो लॉन्च किए हैं और उन्होंने UAV लॉन्च किए हैं। तो ये अटैक तो बड़ा होगा और कीव पर हमला इसलिए किया जा रहा है कि कीव उनका एक सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो उन्होंने जो ये अभी हिमाकत किया है सरतोवा में, उसका जवाब देने के लिए उससे कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए रशिया को करना ही पड़ेगा। एक इमेज सेविंग भी है और उसके लिए रशिया बड़े अटैक करेगा, जिससे एक उसके जो यूक्रेन के जो अटैकिंग की जो नई क्षमता आई है उसको डेंट किया जा सके।
बिल्कुल राठौड़ साहब, लेकिन बड़े हमले तो लगातार यूक्रेन की धरती पर हो ही रहे थे। अब जिस तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जे से, और साथ ही साथ मॉस्को से लेकर सारातोव तक जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसे लेकर, ये क्या युद्ध का एक नया चैप्टर खुलता हुआ हम देख रहे हैं? आता हूं मैं आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन रूस के सारातोव में यूक्रेन का कैसे बड़ा हमला हुआ वो अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन ने ड्रोन से एक रिहायशी इमारत पर हमला किया। जिस इमारत पर हमला हुआ है वो सारातोव की सबसे ऊंची इमारत है, रिहायशी इमारत है। हमले में आधी इमारत को नुकसान पहुंचा है। कुछ दिन पहले 21 अगस्त को यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया था। यूक्रेन ने एक साथ 4 दर्जन ड्रोन अटैक किए थे। रूस की राजधानी मॉस्को समेत कुल 4 इलाकों को बनाया गया था निशाना। यूक्रेन ने बड़ा हमला कर रूस को दहलाने की कोशिश की थी, और आज फिर यूक्रेन ने सारातोव में हमला कर रूस को गहरा जख्म देने की कोशिश की है। राठौड़ साहब, दोनों तस्वीरें हमले की इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आपका जवाब। देखिए समीर, अब ड्रोन हमले या मिसाइल हमले यूक्रेन के लिए नए नहीं हैं। इससे पहले भी बहुत हुए। आपने देखा था नवंबर 2022 में पूरे यूक्रेन में अंधेरा हो गया था। तो ये नई चीज़ अब नहीं हो रही है। नया क्या है? वो है कुर्स्क का अटैक। और कुर्स्क का अटैक क्यों हुआ? कुर्स्क का अटैक कई कारणों से हुआ। क्योंकि सुमी पर अटैक करने की योजना रूस बना रहा था, उसको काउंटर करने के लिए यूक्रेन ने अटैक लॉन्च किया। खार्किव के ऊपर बढ़त बढ़ाने के लिए रूस अटैक करना चाहता था, वो भी इससे ब्लंट हो गया। अभी कीव के ऊपर अटैक बेलारूस की तरफ से होने की भी बातें आ रही थी, वो भी टाइम बीइंग के लिए रुक गया। आज हालात ये हैं कि रूस को रिक्वाइल करना पड़ रहा है, और वो जयपुरिजिया, खेरसौन, इन जगहों से अपने ट्रूप्स निकाल करके भेज रहा है कुर्स्क में काउंटर अटैक के लिए, ताकि यूक्रेनी सेना को या तो डिस्ट्रॉय किया जाए और वापस भेजा जाए। तो सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल नहीं कही जा सकती। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने बढ़त जरूर हासिल की है, और ड्रोन वारफेयर, मिसाइल वारफेयर, जितनी तबाही होनी थी यूक्रेन में हो चुकी है। हाँ, तबाही अगर यही तबाही रसिया में जाके होती है तो पुतिन को जरूर रिक्वाइल करना पड़ेगा। लेकिन अभी के जो अगर बात की जाए, अगर मैं डिस्पैशनेटली ये बात कहूँ तो ये आज एडवांटेज यूक्रेन है। आज एडवांटेज यूक्रेन है, बड़ी बात आप कर रहे हैं। और देखिए, सारातोव हमले के बाद रूस का पलटवार, इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, लवीव में क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। फाइटर जेट बेस पर हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सारातोव में जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया था, अब उसका बदला रूस लेता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने पलटवार करते हुए लवीव में क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। तो देखिए, रूस का बदला जारी है। कहां कहां हमले हुए हैं ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कौन कौन से इलाके हैं यूक्रेन के जिन्हें निशाना बनाया गया है रूस की तरफ से। ये रहे आपके सामने, ज़ेपोरिजिया, ओडेशा, लवीव, विंत्सिया, खेमेल्टेस्की, इन तमाम इलाकों पर रूस की तरफ से हमले अंजाम दिए गए हैं, और बड़े हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच सुमित, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, इस वक्त यूक्रेन में मौजूदा हालात किस तरीके के हैं? देखिए, वार्निंग्स तो पहले भी दी गई थी। हमने देखा था कि यूक्रेन के आजादी दिवस के बाद ही अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को भी चेता दिया था, और अब चूंकि अब हमले हो रहे हैं, मौजूदा सिचुएशन क्या है वहां के नागरिकों के लिहाज से अगर हम बात करें? देखिए, नागरिकों को सभी को अलर्ट कर दिया गया। 77 नागरिकों को जो रेलवे जंक्शंस होते हैं, जो उन्होंने बहुत सालों पहले आप कह सकते हैं न्यूक्लियर वॉर या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े अटैक्स के लिए बनाए थे, जो अंडरग्राउंड होते हैं, कई मीटर तक अंदर होते हैं, उनके अंदर भेज दिया गया है। ज्यादातर बच्चों को और महिलाओं को अंदर भेजा गया है। और अभी जो वहां पे लगातार जो रूस के टारगेट किया, उनकी ऑफेंसिव ऑपरेशंस की बात की जाए तो लगातार वो टारगेट कर रहे हैं कीव के आसपास के इलाकों में, लवीव के आसपास के इलाकों में, जहां पर पैट्रियट मिसाइल्स की जो बैटरीज हैं उनको रखा गया। एक तरीके से अब रूस यूक्रेन के सारी रसद लाइनों को काटना चाहता है। लगातार उन्हीं इलाकों पर
पे टारगेट कर रहा है जहां से ये चीजें आ रही हैं, उनके बिजली सप्लाई, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उनको टारगेट कर रहा है। तो एक तरीके से पैरालाइज करना चाहता है, एक तरीके से उनको होल्ड करना चाहता है कि अब कीव की तरफ से कोई मदद आगे कुर्स्क ना पहुंचे, और दूसरा ज्यादा तौर पर आर्थिक नुकसान पहुंचे, ज्यादा तौर पर ऐसा नुकसान पहुंचे कि थोड़े वक्त के लिए यूक्रेन इंगेज हो जाए अपने लोगों को बचाने के लिए, उन पर राहत, उन तक राहत पहुंचाने के लिए, और यही रूस की ऑफेंसिव ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। और सरदाना साहब, क्या यूक्रेन की जो सरहद है वहां से 2300 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव शहर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने एक तरह का दबाव भी बढ़ाने की कोशिश की है रूस पर, क्या ताकि वो स्थितियां आने वाले वक्त में बने कि दोनों ही देश कम से कम शांति वार्ता के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने के बारे में कम से कम सोचें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पहली बात कि ये 2300 किलोमीटर दूर ये ड्रोन ट्रैवल कर सकता है। ये शायद जब ये तो एक बाद में पता चलेगा कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया, जब रशियंस अपनी इंक्वायरी करेंगे कि ये इतना दूर से कैसे आया। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता एक ड्रोन अटैक से रशिया को कुछ फर्क पड़ने वाला है, या वो बातचीत के लिए इससे डर जाएगा। इस नहीं सर, एक ड्रोन अटैक की बात नहीं हो रही है। इससे पहले भी जो तमाम ड्रोन अटैक्स हुए, कुर्स्क पर कब्जे को भी आप इसी फहरिस्त में जोड़ लीजिए। आज की तारीख में जो दबाव रूस पर बनता नजर आ रहा है, और जाहिर है रूस के अपने नागरिकों का भी दबाव व्लादिमीर पुतिन पर होगा, ऐसे में क्या युद्ध की सूरत हाल कुछ आने वाले वक्त में बदलेगी या नहीं? देखिए, एक रिहायशी इलाके में अगर एक बिल्डिंग पे अटैक हो गया तो रशिया इतना बड़ा देश है, इसलिए वो उसको नहीं इतना महत्व देगा। लेकिन हाँ, जरूर ये है कि वो इस दबाव में नहीं आ रहा कि एक अटैक हो गया है तो, और उसने वापस अगर एक मार पड़ी है तो वो 100 और विमान भेज रहा है, अटैक वापस कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया की टेबल पे आएगा बात करने के लिए, संधि के लिए, कि जस्ट बिकॉज वो उनकी तरफ एक अटैक कर दिया है या कुर्स्क में आ गए हैं। कुर्स्क में आना एक बात है, कुर्स्क को होल्ड करना एक अलग बात है। तो एक ये टेम्परेरी सेटबैक है रशिया के लिए, बट मुझे नहीं लगता रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में पलड़ा यूक्रेन का भारी हुआ है। तो हमारे साथ सिंह साहब भी मौजूद है। सर, आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरीके से कुर्स्क में यूक्रेन ने पहले अपना कब्जा जमाया, उसके बाद रूस के बहुत ज्यादा अंदर जाकर जिस तरीके से उसकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। वो जानता है कि इसके बाद रशिया क्या करेगा, किस तरीके से बर्बादी तबाही लेकर आएगा यूक्रेन में, बावजूद उसके इस तरीके के हमले रूस के अंदर जाके करना, क्या लगता है क्या रणनीति इसके पीछे? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लड़ाई अभी है, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये नाटो और अमेरिका की कंबाइंड ताकत की रशिया के अगेंस्ट है। तो इसमें जो है बड़ा क्लियर है कि जो यूक्रेन है, ज़ेलेंस्की जो है सिर्फ मोहरे का काम कर रहे हैं, बाकी सारी प्लानिंग, इंटेलिजेंस, कौन सा वेपन यूज़ होगा, कौन से टारगेट में होगा, कितनी फोर्स लगाई जाएगी, ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। यूक्रेन में और ज़ेलेंस्की की पूरी सेना में इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतना करने के लिए। तो इसको पूरी जो प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन है, वो सारी नाटो की टेक्नोलॉजी से हो रही है। नाटो की फोर्सेज हैं, नाटो के कमांडर इसमें लगे हुए हैं, उनका दिमाग है। तो ये सब जो कर रहे हैं, इस तरह से सरप्राइज सर्टन एरिया में ले रहे हैं, वो डेफिनेटली उनको थोड़ा एज देता है। पर जैसा सरदार साहब ने कहा कि ये कंटिन्यूसली इसको नहीं कर सकते आप, तो बिकॉज रशिया एक बहुत बड़ी डोमिनेंट फोर्स है, उनके मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल फोर्सेज हैं जिससे वो काउंटर कर सकते हैं जी। तो ये एक जो गेम है, जो नाटो डेंजरस गेम खेल रहा है, उसका नतीजा है कि ठीक है, कब तक यूक्रेन को अपना मोहरा बना के यूज करते हैं। रूस यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंची है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। खार्किव के युद्ध क्षेत्र में टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे पहुंच गए। बम बारूद के बीच टीवी9 संवाददाता इस वक्त खार्किव से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। खार्किव के फ्रंट लाइन का रुख करते हैं, विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर इसकी तस्दीक कर रही हैं कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है, बड़े हमले हो रहे हैं, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, हम इस वक्त खार्किव के फ्रंट लाइन पर हो और यूक्रेनी फौज जो फोर्स है, मेरे साथ देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर मिस्टर बलारा, we are heading towards the Kharkiv front line. What is the situation there? And there are reports that the Russian forces are striking in the Kyiv, Odessa and many other places in the Ukraine. Можно на российский. Можно на российском. Смотрите, да, получается, что... English? Can we talk in English? Okay. Yeah. Russian forces strike, yes, but in Vovchansk they slow, but
that was Kursk counter actions from us. No, we strike in Kursk, and they don't want involve chunks. That's they so slow there, and some Marines from Russians they took to the Kursk. ओके देखिए क्रुक्स के इलाके में भी लड़ाई चल रही है और आज की जो रिपोर्ट है देखिए हम फ्रंट लाइन की तरफ है बिल्कुल समीर और हमें और गाड़ी में ऑयल लेने के लिए रुकना पड़ा है यहां से लगभग कुछ मिनटों की दूरी पर फ्रंट लाइन है और हम इस वक्त उस जोन में हैं जब रशियन ड्रोन्स हमें निशाना बना सकती है एक सिविलियन गाड़ी में आर्मी हमें लेकर जा रही है फ्रंट लाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अभी जो रिपोर्ट आ रही है कल रात 3 बजे से क्योंकि कल रात 3 बजे कल रात मैंने स्टे खार्किव में किया था तो कल रात 3 बजे से लगातार रशियन फौजें जो यूक्रेन को निशाना बना रही है जिसमें ओडेसा का इलाका है जिसमें खार्किव का इलाका है जिसमें कीव का इलाका है कुछ एयरपोर्ट्स को भी हिट करने की बात आ रही है तो बहुत तरह से सिचुएशन खराब होती जा रही है 24 तारीख को इंडिपेंडेंस डे के बाद यह आशंका जताई गई थी कि हालात खराब होंगे हमले बढ़ेंगे और आज 26 तारीख है 26 तारीख को भोर में 4 बजे के बाद से रशियन फौजें लगातार निशाना बना रही हैं और सिचुएशन खराब होती जा रही है समीर लेट्स गो बिल्कुल विपिन चौबे इस वक्त हमारे संवाददाता खार्किव में ही मौजूद हैं फ्रंट लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विपिन लेकिन कुल मिलाकर यूक्रेन की स्ट्रैटेजी अभी क्या नजर आ रही है जिस तरह से यूक्रेनी बॉर्डर से भी 2300 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर सारातोव इलाके में एक रिहायशी इमारत को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है 9/11 जैसे हमले की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो गई और देखिए अब बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूं समीर अब देखिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं ये देखिए आपको टैंक्स नजर आएंगे इस तरह के बंकर्स नजर आएंगे और जैसे जैसे आगे का इलाका बढ़ेगा आपको रशियन इलाका भी नजर आएगा हम रशियन इलाके से थोड़ी ही दूर पर हैं और जिस तरह की स्ट्रैटेजी की आपने जो बात की है तो यूक्रेन लगातार ऑफेंसिव इस समय स्ट्राइक कर रहा है क्रुक्स का इलाका हो बेलगोरोद का इलाका हो कुपियांस्क का इलाका हो कुछ इलाके ऐसे वोरोनिल का इलाका हो इस तमाम इलाकों में रशियन फोर्सेस भारी पड़ रही हैं रशियन फोर्सेस का ध्यान हटाने के लिए अब रशिया माफ करें यूक्रेनी फोर्सेस का ध्यान हटाने के लिए रशिया उन इलाकों को टारगेट कर रही है जो रिहायशी इलाके हैं अब जैसे सुमी का बॉर्डर का इलाका है आप देखिए इसके अलावा कीव राजधानी है और राजधानी में इस तरह के अटैक करके बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है और किसी भी तरह से जो क्योंकि लोकल प्रेशर पुतिन पर बहुत ज्यादा है क्रुक्स के इलाके में लगातार फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं और कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सैकड़ों की तादाद में लोग ना मारे जाते हो और अब हम आपको वो इलाके दिखाएंगे वीरेंद्र जरा सामने की तरफ कैमरा दिखाइए और आपको वो इलाके दिखाएंगे जो रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था और इन इलाकों में अब सिविलियंस का आना पूरी तरह से मना ये देखिए ये तमाम मकान हैं जिनको बम रॉकेट मिसाइलों से उड़ाया गया था और अब ये खंडहर बन चुके हैं इन्हीं खंडहर के इलाकों से आगे बढ़ते हुए TV9 भारतवर्ष आपको खार्किव के उस फ्रंट लाइन पर लेकर जा रहा है जहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है और हम उस लड़ाई की कोशिश करेंगे कि आपको लाइव तस्वीरें दिखाएं और बताने समझाने की कोशिश करें कि हालात कैसे हैं पूरा सन्नाटा पसरा होगा आप दिन में देखिए कर्फ्यू जैसा माहौल है सिर्फ आर्मी की गाड़ियों को अगर छोड़ दे ये देखिए चर्च है चर्च पे भी आपको निशान नजर आएंगे इन पर भी गोलीबारी की गई थी और यहां हमें अभी रुकना होगा कुछ देर के लिए हमें ये इन्होंने बोला कि अब इसके आगे आप विदाउट बुलेट प्रूफ और विदाउट जैकेट नहीं जा सकते हैं तो हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए समीर हमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होगा और आगे की तरफ बॉर्डर की तरफ हमें हेड करना होगा समीर तो विपिन चौबे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जहां तबाही हुई है उन इलाकों से गुजरते हुए कोशिश कर रहे हैं फ्रंट लाइन तक पहुंचने की इस बीच सुमित हम देख रहे हैं ये तस्वीरें और बात हो रही थी कुर्स्क को लेकर किस तरीके के वहां पर लोगों के बीच में विचार है कुर्स्क पर जिस तरीके से यूक्रेनी फौज ने कब्जा जमाया है उसको लेकर माना जा रहा है कि राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर वहां लोगों का भरोसा थोड़ा सा बड़ा है कि यूक्रेन की फौज चाहे तो रूस को नुकसान पहुंचा सकती। बिल्कुल देखिए 2.5 साल के वक्त में ये पहला ऐसा मौका है जब ना सिर्फ यूक्रेन अपने नागरिकों को अपनी सेनाओं का मोराल बूस्ट कर पाया बल्कि ये वो मोराल बूस्ट कर पाया नाटो देशों का किया जो रसद उसको मिल रही है जो साजो सामान उसको मिल रहा है उसका इस्तेमाल वो रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है वो लगातार उसका इस्तेमाल लगातार रूस को वो साबित कर रहा है कि देखिए हमने कुर्स्क के इलाके में आकर बैठ गए कुर्स्क का इलाका बेलगोरोद का इलाका जो मॉस्को से बेहद करीब है तो ये कॉन्फिडेंस ना सिर्फ अपनी सेना के अंदर बल्कि नाटो देशों के अंदर भी और ये लगातार बढ़ता जा रहा है
आज वाले जो अटैक हुए 20 ड्रोन दागे थे। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि एक जगह पे नहीं, कई जगहों पर खुर्स के अंदर भी, बेलग्रेड के अंदर भी दोबारा से अटैक करने की कोशिश की गई थी इन इलाकों में यूक्रेन की तरफ से। तो एक तरीके से लगातार यूक्रेन का जो मोराल है वो बढ़ता जा रहा है और ये रूस के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि रूस को अब लगता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे तो फिर नेगोशिएशन तो दूर की बात है, रूस को अपने इलाके बचाने मुश्किल पड़ जाएंगे। इसी वजह से अब रूस ने बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी और अब रूस लगातार कीव के आसपास या कीव के अलावा लवीव में इन इलाकों के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, उनके पेट्रोट मिसाइल्स को टारगेट कर रहा है, उनके एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहा है, वो उन एयर स्ट्रिप्स को टारगेट कर रहा है जहां पर F-16 को डिप्लॉय किया गया था। तो एक तरीके से बड़ा डेटरेंस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रूस, और रूस की ये मैसेजिंग है कि अगर आप हमारे इलाकों में आए तो फिर हम पूरे कीव को, पूरे यूक्रेन को टारगेट करके बर्बाद भी करेंगे। बिल्कुल। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता, देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अपनी कार में सवार हैं एक यूक्रेनी ऑफिसर के साथ और खार्किव के फ्रंट लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विपिन, तमाम जो एहतियात हैं वो बरतते हुए आप अपना सफर तय कीजिए। अगर हमसे बात कर सकते हैं तो ये जरूर बताइए कि यूक्रेन में क्या रूस के इन बड़े हमलों को लेकर कोई खौफ फिलहाल नजर आ रहा है क्या? देखिए, मेरे साथ इस वक्त समीर एक भारतीय हैं, राकेश गर्ग उनका नाम है, और यूक्रेनी फौज में वो सेवा दे रहे हैं, और उनके साथ और यूक्रेनी लेफ्टिनेंट कमांडर बलहारा के साथ इस वक्त हम फ्रंट लाइन पर बढ़ रहे हैं। मैं राकेश गर्ग, चूंकि इस समय यहाँ की यूक्रेन की आर्मी में ये सर्विस दे रहे हैं, मैं सीधे हिंदी में उनसे सवाल करता हूं। राकेश जी, इतने हमले हो रहे हैं कल रात के बाद से, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, दो चीजें मुझे बताइए। एक तरफ ये जरा आप तस्वीरें दिखाइए वीरेंद्र, ये देखिए जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, कैसे वहां पर मिसाइलें मारी गई थी और कैसे इस इलाके को छलनी किया गया है। राकेश जी, कोई डर, कोई दहशत का माहौल इस वक्त यूक्रेन में? और दूसरी बात यह कि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, 2022 में यहां पर स्थिति क्या थी? 2022 में यहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। जो रोड अभी आप देख रहे हैं यहाँ, हम लोग सितंबर में, अगस्त सितंबर में यहाँ आए थे, जब खाली कराया गया था ये एरिया, तो यहाँ लाशें बिछी हुई थी, लाशें सड़ गई थी, गाड़ियों में बच्चे मरे पड़े थे, यहाँ से जो लोग भाग रहे थे उनको टारगेट किया गया था, मारा गया था। बहुत ही बुरी स्थिति। तो रशियन फौज ने इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था। कल रात के बाद से हमले हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि, और एक बार सड़क दिखाइए जरा वीरेंद्र, देखिए अब समीर देखिए, जब से अब हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सड़क खत्म हो गई। एक चीज और, कैन यू स्टॉप फॉर सम टाइम, कैन यू स्टॉप? देखिए वो गाड़ी ढका गया है, पीछे दिखाइए, एक गाड़ी जरा दिखाइए। इस तरह से गाड़ियों को पत्ते के बीच लाकर छिपा दिया जाता है क्योंकि ड्रोन उनको डिटेक्ट न कर पाए। देखिए कैसे पत्तों के बीच को गाड़ियों को छिपाया गया है, और सामने की तरफ अब आप देखेंगे अब रास्ता खराब होता जाएगा। अब जो पिच रोड है, मतलब आरसीसी रोड या जो डामर की सड़क होती है, वो खत्म हो चुकी है। अब आपको इसी तरह टूटे फूटे हुए रास्तों से, इन जंगलों के बीच से फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं और क्या हालात है वहां पर? अभी जब हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ सीधे फ्रंट लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी वार चल रही है। ये 27 साल तक एरिया यहाँ का है, और यहाँ से रुबिजे शुरू होता है। हम लोग उस पुल की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर रशिया ने अटैक करके उस पुल को तोड़ दिया था। उस पुल की तरफ। उस पुल की महत्ता को जरा बताइए। वो उस पुल की महत्ता ये है कि ये दोनों देश को जोड़ती थी, रशिया और यूक्रेन को। और वो पुल तोड़ दिया इन्होंने कि कहीं लोग जा ना सके उस समय, पैनिक करने के लिए। नहीं तो यूक्रेनी फोर्सेस ने तोड़ा या रशियन फोर्सेस? रशियन फोर्सेस ने तोड़ा। अच्छा, ताकि लोग उधर ना भाग सके। अच्छा, और उस समय से ही हम 2022 से ही आर्मी के साथ जुड़े रहे, इन लोगों की सहायता करते रहे। मेरे मित्र लोग हैं ये सारे जो थे, तो इन्होंने बोला कि हम एज ए वॉलंटियर इनकी सेवा करें। तब से हम इनकी सेवा में हैं। तब से आप भारतीय होने के बाद भी एज ए वॉलंटियर आप यूक्रेनी फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। इनकी सेवा। We are heading towards the front line. Yes. What is the situation there right now? Ukrainian forces' defenses, but counterattack. That's Okay. all. Okay. And there is no road, and we are heading towards the front line. Little Rose is good. Okay. Is this safe? Yes. This road is safe. This road is safe. Yes. There is no bomb, and there is no. This roads, this small roads, they are safe. Locals is. Locals is using these roads. Okay. ये बता रहे हैं कि गांव वाले इस रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, आर्मी के पर्सनल्स
इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह घने जंगलों का रास्ता है, इसको यहां पर ड्रोन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और ड्रोन के खतरे को देखते हुए ये रास्ते थोड़े सेफ बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन पेड़ों के बीच से जब गाड़ियां निकलती हैं तो ड्रोन उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और हम देखिए टूटे फूटे कच्चे रास्तों से होते हुए जा रहे हैं और ये पूरा इलाका आप देखिए दिन में कर्फ्यू जैसा माहौल है। सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के अलावा यहां पर आपको कोई नहीं नजर आएगा और उस जोन में टीवी9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है जहां पर 900 दिन बाद भी लड़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला अटैक अगर 2022 फरवरी के महीने में कहीं पर हुआ था तो ये वो इलाका है। रशिया की फौजें यहां पर घुस आई थी और उस पुल को तोड़ दिया था, जो पुल दोनों के बीच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसके बाद संपर्क टूट गया था। और यहां पर घुसकर जिस तरह की तबाही मचाई गई थी, उसके बाद ये लोकल्स बता रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी और उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि हालात क्या है, बंकरों में कैसे फौज रह रही है, कैसे रशियन फोर्सेस का मुकाबला कर रही है और फ्रंट लाइन पर किस तरह से टैंक्स, आर्म्स, एम्युनिशंस कैसे इकट्ठा किया गया है। और उसी फौज के दम पर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश कैसे रशिया जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ लोहा ले रहा है और 900 दिन बाद भी यहां पर सिचुएशन अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। समीर, बिल्कुल हालात गंभीर नजर आ रहे हैं और अब रशिया की तरफ से हमले और ज्यादा बढ़ाए गए हैं। विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। आप अपने सफर को आगे बढ़ाइए लेकिन अपना बहुत ख्याल भी रखिए, क्योंकि इस वक्त ये बहुत खतरनाक वॉर जोन है जहां पर आपकी मौजूदगी है टीवी9 भारतवर्ष की टीम की